हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं जो हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो भी बैच स्टार्ट हुआ है नया, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सारा करवाने वाला हूँ। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर सबका करवाने वाला हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था का, और इसमें जो है पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का परिभाषा। तो मैं पहले इसी का करवाने वाला हूँ। तो जो पहला चैप्टर अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का परिभाषा का पूरा करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। इस तरह से मैं सारा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, एडम स्मिथ ने। पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा बोलता है अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों के संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये दिए हैं रॉबिन्सन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखे? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक डॉक्टर मार्शल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? अर्थशास्त्र जो है समाज विज्ञान के एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखे हैं एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये हुआ है 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया का अर्थ क्या है? तो ओइकोनोमिया का अर्थ होता है, आते हैं ऑप्शन पे। ओइकोनोमिया का अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1932 में प्रकाशित एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं। तो ये जो है इसका लेखक है हमारे रॉबिन्सन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका लेखक है जॉर्ज मिनार्ड कीन्स। आगे आते हैं। आगे है अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? तो मानव संबंधित कल्याण परिभाषा जो है ये दिए थे हमारे मार्शल ने। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया दो होते हैं, एक आर्थिक और एक अनार्थिक। तो आर्थिक क्रिया जो है उत्पादन भी है, उपभोग भी है और निवेश भी है, यानी कि इनमें से सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है, एक अस्पताल में जो है कार्यरत डॉक्टर आर्थिक क्रिया संपन्न करता है। क्रिया दो प्रकार का होती है, एक आर्थिक एक अनार्थिक क्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है? तो इस क्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं। उत्पादन के कितने मुख्य साधन हैं? तो उत्पादन के मुख्य साधन जो है 4 हैं। 4 कौन कौन है? एक भूमि है, पूंजी है, श्रम है और उद्यमी है, यानी कि इसके 4 साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? तो अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण की बात करें तो ये है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य एक अनार्थिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा जो है चैपमैन ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? तो उत्पादन के साधन इसमें से कौन नहीं है? तो क्या भूमि है, श्रम है, पूंजी है, यानी कि निवेश इसका आंसर सही होगा। तो निवेश जो है उत्पादन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकोत्तर उत्सव वस्तु का उदाहरण है? तो आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण जो है इसमें है माता की सेवा। माता की सेवा जो है आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्पाद के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? तो इसमें जो है घटक शामिल है, लगान शामिल है, मजदूरी भी है, ब्याज भी है, यानी कि इसका सभी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कथन पे विचार करना है। तो कथन पे विचार करते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं व्यक्ति, थोड़ा ऑप्शन को और ऊपर कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। चलिए, पहला पहला स्टेटमेंट बोलता है कि व्यक्ति स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो है एडम स्मिथ ने नहीं बांटा था, ये चलते इसका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 सही है। ये जो है बांटे थे रेगनर फ्रीस, ये चलते एडम स्मिथ का सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो समग्र रूप से व्याख्या जो है समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन भी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय जो है ये जो है मांग की सिद्धांत है, उत्पाद का सिद्धांत भी है, कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी है, यानी कि इसमें से सभी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय जो है राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति भी है, विदेश व्यापार, यानी कि इसमें से सभी आंसर सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथन, यानी कि कथन पे विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 27, कथन पे विचार करना है। कह रहा है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 27 का। 27 का ऑप्शन है, यहाँ देख लीजिए, 27 का ऑप्शन ए है। तो आते हैं, क्या बोल रहा है कथन? कथन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि मेरा दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आते हैं, मेरा दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी, एक और दो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे इकाई, यानी कि चारों को, इनमें तीनों को शामिल किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, में निम्नलिखित में किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो एक जो है इसमें आर्थिक नीति को शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है वस्तु कीमत का निर्धारण है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। 31 कहता है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक है। तो समष्टि घटक की बात की जाए तो इसमें है मेरा आता है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन, मांग की लोच और राष्ट्रीय आय। यानी कि इसमें से चारों में से मेरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सिर्फ राष्ट्रीय आय ये जो है हमारा समष्टि घटक के रूप में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कहता है मेरा अर्थव्यवस्था की मांग व्याख्या संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है। तो ये करता है मेरा समष्टि अर्थव्यवस्था। आगे आते हैं। आगे जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है, एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में भुगतान संतुलन, विनिमय दर और मुद्रास्फीति। तो ये जो है मेरा सभी इसमें शामिल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन है कथनों पर विचार करते हैं। तो पहला है मेरा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो क्या व्यष्टि और समष्टि दो अलग अलग? नहीं, दोनों एक ही है। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है? तो ये गलत है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि पहला ऑप्शन सिर्फ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 कहता है अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र यानी स्टडी चॉइस कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? तो आते हैं इसका ऑप्शन पे। हाँ, ऑप्शन की बात की जाए तो पहला है मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, तो बिल्कुल होती है। दूसरा ऑप्शन है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है, यानी कि इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। 37 बोलता है आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? तो ये जो है मेरा आय का अधिक होना चयन का समिति से समस्या संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि, यानी कि ऑप्शन पे चलते हैं तो क्या बोलता है उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, बिल्कुल करता है। उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करते हो, ये भी सही है। एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे, यानी कि इसमें से सारा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है कथन पे विचार करने के लिए कहता है। तो पहला कथन है अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या के अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 41 ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के स्वतंत्र अंकीय पर छोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम जो है
उदारवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, खुली या स्वतंत्र व्यवस्था, यानी कि इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत यानी कि लाइजेस फेयर पॉलिसी पर कार्य करती है? तो ये करती है हमारा पूंजीवादी व्यवस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 कहता है अहस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो अहस्तक्षेप का जो प्रतिपादक किए थे वो किए थे मेरा एडम स्मिथ जी ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? तो पूंजीवाद की बात की जाए तो जितना ही विकसित देश है सभी को पूंजीवाद है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यानी कि इनमें से सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन आगे बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पूंजीवादी में जो होता है ये होता है मेरा मांग और पूर्ति दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन से नहीं है? तो ये जो है आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना, ये हमारा निर्णय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 48। ये बोलता है निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? तो राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप जो है उदारवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 कहता है, ये बोलता है निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो ये प्रभाव रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 50 जो है निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण जो है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय है। ये भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, ये सही है। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, ये भी सही है। प्रतियोगिता की शून्यता उपस्थिति, ये सही नहीं है। और उपभोक्ता के प्रभुत्व का नहीं पाए, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 कहता है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो ये करता है मांग और आपूर्ति के दबाव को अन्योन क्रिया के प्रति। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास दिया गया? तो समाजवादी अवधारणा जो दिया गया, ये दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है इसको जाना जाता है राज्य अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 कहता है निम्नलिखित में कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, यानी कि समाजवादी का लक्षण नहीं है? तो ये जो है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ये इसका लक्षण बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो ये जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार, फिर एक कथन का क्वेश्चन आ गया। कथन की बात किया जाए तो पहला कथन कहता है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। तो क्या ये नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, बोल रहा है उपयुक्त कौन सा सही है? तो इसका जो है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 कहता है भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी?
तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो एक क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका तात्पर्य है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यानी कि इसमें दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 60 नंबर क्वेश्चन जो है फिर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप की क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहला कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, यानी कि चारों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? तो ये लक्षण कौन सा नहीं है? आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये कारण थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा संसाधनों के अभाव था, जिसके कारण समाजवादी स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। ये सही है। बी ऑप्शन कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने साधन वाले नहीं थे कि उसके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके, ये भी सही है। ऑप्शन सी बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार ही सर्वोत्तम था, यानी कि इसका ऑप्शन चारों सही ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सब सही होगा, यानी कि सभी सही यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो विश्व बैंक जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन? एक विकासित, विकसित और अविकसित या अल्प विकसित। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया है? तो एक किया है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 कहता है कि वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति एकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है? तो निम्न आय वर्ग आय की व्यवस्था की सीमा जो है $1046 या उससे कम है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। $1046 से $4095 के अगर बीच रहता है तो इसको बोलते हैं निम्न मध्य आय वर्ग वाले। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, $4096 से $12,695 के बीच अगर रहता है तो उसको बोलते हैं उच्च मध्य आय वर्ग वाले, यानी कि ये दोनों जो है विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और इतना से जो अधिक होता है इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जो है 12,695 से के ऊपर के जितना भी देश है उसको विकसित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मेरा, क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले आती है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत आता है तीसरा स्थान पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मेरा एक कथन आ गया, इसका एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। 2 ऑप्शन है, तो
आते हैं। कहता है, पहला कथन कहता है कि क्या क्रय शक्ति यानी कि समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है, यानी कि बिल्कुल की जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा कथन सही है। दूसरा पे विचार करते हैं हम लोग। दूसरा कहता है, क्रय शक्ति समता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नहीं, यानी कि मेरा सिर्फ ऑप्शन एक सही, यानी कि इसका ऑप्शन एक सही है, सिर्फ वन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की है? तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल है। विकासशील भी है और खुली अर्थव्यवस्था भी है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट टाइप पे है। कहता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, बिल्कुल, विकासशील अर्थव्यवस्था, इससे भी, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्ध विकसित, यानी कि चारों ऑप्शन मेरा इसका सही है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत जैसे विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषताएं मौजूद है? तो इसमें जो है मेरा मौजूद है कृषि की प्रधानता है, जनसंख्या की अधिकता ये भी है, कच्चे माल का अधिक निर्यात ये भी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय भी है, और बृहद बेरोजगारी भी भारत में, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 71 की बात करते हैं। 71 में मेरा आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार करते हैं हम लोग। एक कहता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऑप्शन मेरा क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त में कौन से विशेष भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदगी नहीं है, मौजूदगी नहीं, यानी कि ये तो मेरा मौजूदगी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता होती है? नहीं होती है। पूर्णतः विकसित विकसित आधारभूत संरचना है? नहीं है। यानी उन्नत एवं पूर्णतः विकासित प्राकृतिक संसाधन है? नहीं है, यानी कि ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल रहा है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 मेरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाता है? तो अल्प विकसित के रूप में दर्शाता है, तो क्या इसका ऑप्शन एक बार देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है, कोड दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन पे विचार करते हैं, ऑप्शन विचार करते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला कह रहा है, बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक से ही चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी है, अभी भी बेरोजगारी है। भारतीय भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करना, ये भी है। बोल रहा है भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था न होने से श्रम शक्ति की कुशलता, यानी कि इसमें सभी सही ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? तो विकासशील श्रेणी में जो है दर्शाता है मेरा कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, ये सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी है, यानी कि ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की व्यक्तिगत सेवन ये जो तो है विकासशील देशों में होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन ने कौन से सुझाव दिए हैं? तो अमर्त्य सेन का कौन सा सुझाव है? तो ये दिए थे, एक तो इसे जन उन्मुख होना चाहिए, और सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है आयात निर्यात नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल जो है
ये सुरक्षा करता है व्यक्ति तथा राज्य दोनों को, यानी कि ए भी और ए भी, व्यक्ति और राज्य दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं। बोलता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रखता, यानी कि विश्व से संबंध नहीं रखता, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 कहता है चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो है ऑप्शन पे विचार करते हैं हम लोग। एक बार ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, 4 ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, तो विचार करते हैं ऑप्शन पे। कहता है इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षम उपयोग, पुनः उपयोग, पूर्ण चक्रण, पूर्ण निर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, पहला सही है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करते हैं, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात करें। ये कहता है उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है, यानी कि इसका चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचाना जाता है। तो ये पहचाना जाता है हमें विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत को जो है पहचाना जाता है। आज क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 कहता है अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरा गीग अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। 81 की बात करें, 81 क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर रहे हैं। ये कहता है यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, तो भारत की परिभाषित जो है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात किया जाए। 82 कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन किसमें होता है? मानव संसाधन से होता है, प्राकृतिक संसाधन से होता है, भौतिक संसाधन, यानी कि इसका सभी ऑप्शन सही है। अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द है, अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द जो है निर्धन होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। ये कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है यह है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना। और हम लोग जानते हैं कि वैश्वीकरण का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में है। तो ये जो विश्व बैंक के अनुसार जो है हमारा 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। पहला पे आता है यूएसए, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जर्मनी, चौथा पे जापान और 5वां पे भारत। अभी जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत विश्व में चौथा इकोनॉमिक वर्ग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास जो है ये निर्भर करता है बाजार के आकार पे, पूंजी निर्माण पे, प्राकृतिक संसाधन पे, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट है व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्र में बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है मेरा 3 क्षेत्र में। कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 88 की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र के आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो हैं कृषि तथा वानिकी है, पशुपालन, मत्स्य पालन भी है और खनन उत्खनन, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 89 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन दिया है और नीचे उसका कथन ये सत्य पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछ रहा है, इसमें से कौन सत्य है? तो कथन पे विचार करते हैं।
तो ये कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है, बिल्कुल है। अब सेकंड बोल रहा है प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य होता है, बिल्कुल होता है। तीन ऑप्शन तीसरा करा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन तीनों मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। कहता है निम्नलिखित में कौन क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल है, निर्माण भी होता है, विनिर्माण भी होता है, विद्युत गैस जलापूर्ति और यानी कि इनमें से सभी आंसर सही है। इक्यावन बोलता है निम्नलिखित में कौन विनिर्माण का उदाहरण है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। तो ये है कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किसे नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जलापूर्ति। जलापूर्ति को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन के अनुसार नहीं करते हैं। चलिए आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर एक कथन आ गया, इसका वो दिया ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें से हमको सही चुनना है। बात करते हैं पहली पे, द्वितीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र भी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि ये तो सही है कहते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादन बढ़ जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कहता है प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है, हाँ, यानी कि मेरा तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन यानी कि 94 की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरना सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का नहीं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो एक किया जाता है मेरा तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 95 का है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग है। तो सेवा क्षेत्र का भाग जो है परिवहन संचार भी है, भंडारण भी है, व्यापार, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है। सेवा क्षेत्र का भाग कौन सा नहीं है, ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो कौन नहीं है, बीमा बैंकिंग, होटल एवं रेस्तरां, ये तीनों है और ये नहीं है निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्माण इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। 97 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कि कथन आ गया और इसका निष्कर्ष है। ऑप्शन है उपयुक्त कौन सा कथन सही चुनना है इसमें से। तो बात करते हैं, कहता है क्या मानव की आवश्यकता सीमित है, नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत है। दूसरा कहता है मानव की आवश्यकता में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, बिल्कुल सही है, सही है। तीसरा कहता है मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 कहता है मेरा निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा इसमें से कौन है, तो ये हो जाएगा बिजली और परिवहन। बिजली और परिवहन जो है मेरा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। 99 का निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है ये विद्युत तथा जल आपूर्ति को रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ गए हम लोग। 100 की बात करता है, 100 भी एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पूरा करते हैं। एक कहता है कथन विचार करने के लिए इसमें से सही कथन को चुनना है। कहता है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन कुशलता भी बढ़ती है, ये भी सही है। तृतीय के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं होती, यानी कि तीनों ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 कहता है मेरा लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया। तो ये किए थे डॉक्टर सॉरी लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किए थे अमर्त्य सेन। कौन थे, अमर्त्य सेन। ऐसे भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का जन्म जो है अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है, तो अभी इसमें ऑप्शन उन्हीं का ये शिष्य थे, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसका जो है सही कथन पूछा है।
तो सही कथन पे विचार करते हैं। सही पहला पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। क्या करता है? सही करता है, ये दोनों भौतिक पे ही करता है। दूसरा कहता है तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वर्ण सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, अर्ध विकसित देश को अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो ये करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसका भी सही कथन पूछा है। तो एक बार पढ़ते हैं इसका हम लोग कथन। बोलता है स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में एक संयुक्त क्षेत्र भी है, ये भी सही है। तीसरा कहता है संयुक्त क्षेत्र में के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उत्पत्ति और सरकार दोनों की साझेदारी होती है, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया जाता है? शोध एवं अनुसंधानकर्ता जो है चतुर्थक क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वालों शामिल किया जाता है? तो उच्च स्तर का जो है पंचक क्षेत्र में ऐसा निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर एक बार फिर विचार करने की बात कर रही है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन है इसमें से। तो कथन पे विचार करते हैं हम लोग। कहता है चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही विकसित स्वरूप है। बिल्कुल है, जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है गोल्ड कॉलर प्रोफेशन को अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, ऑप्शन ए सही है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो 109 का जो है संचार ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 110 की। यह है द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है मेरा ये शामिल है विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं 111 की। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इसमें से कथन सही हम लोग का चुनना है। तो पहला कथन है वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है। क्या ये संबंधित है? बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है आदर्श अर्थशास्त्र नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए संबंधित है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से मैंने पार्ट जो चैप्टर 1 है उसको खत्म किया। ऐसे ही मैं चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का सारे चैप्टर का मैं लेकर आने वाला हूँ। ऐसे आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जैसे ही चैप्टर 2 समाप्त होता है उसका भी चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव इसी तरह लाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक